ईश्वर की असीम कृपा है कि उसने वो गर्त में बसी हुई इस दुनिया से निकालकर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की संगत में लाया। यहाँ पर आप लोगों के द्वारा प्यार मिला, मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को समझने वाले हमदर्द लोग मिले और एक अनकंडीशनल लव मिला जो मुझे बोल रहा था कि आते रहो अजय भाई, हमारा अच्छा हुआ आपका भी अच्छा होगा। और दोस्तों मैं आते रहा और इस संगत का असर ये हुआ, इस संगत ने मेरे जीवन में एक मार्गदर्शक दिया। उस मार्गदर्शक ने मुझे जीना सिखाने के लिए जो मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित की गई एक उपाय योजना जिसको हम रिकवरी बोलते हैं, वो रिकवरी मेरे सामने में रखी और उस रिकवरी को समझने के बाद उसको अपनी शक्ति और काबिलियत के हिसाब से निरंतर वन डे एट ए टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करने का परिणाम है कि आज वर्तमान में मुझे शराब पीने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, जो कि कभी शराब के बगैर मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज दोस्तों एक नया नजरिया इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे मिला है। तो इस कार्यक्रम के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, आप भाइयों के प्रति, मेरे मार्गदर्शक के प्रति और इस उपाय योजना के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। सर्वप्रथम इस समूह का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे अपने अनुभव को रखने का, इस रिकवरी को रखने का एक सुनहरा मौका दिया। और हमारे आज बर्थडे बॉय सुनील भाई, इनका विशेष रूप से इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जीवन में ये जो मध्य मुक्ति का सफर है वो मध्य मुक्ति से आगे बढ़कर ईश्वर के प्राप्ति तक के आगे बढ़े, ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों 26 जुलाई 2014 को नागपुर के रेलवे स्टेशन पे मुझे इस अलौकिक संगत का मैसेज मिला और ईश्वर की योजना के तहत मैं 27 जुलाई 2014 के दिन आप लोगों के बीच में आया और इस कार्यक्रम ने पहली बार एहसास करा दिया कि यार तू जो निराशा है, तू जो हताश है, तू जो मायूस है, तू जो एक रिजेक्टेड आदमी है, उसको समझने वाला, उसकी पीड़ा को जानने वाला भी कोई दुनिया में है। तेरे लिए भी एक जगह बनी है जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस कहा जाता है। और दोस्तों इस कार्यक्रम ने मेरे जीवन में काम किया। मैं धीरे धीरे कुछ डाउट्स लेके आया था और उस डाउट्स को क्लियर करते करते शराब कैसे पीछे छूट गई पता ही नहीं चला और ये आपके अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं, अब मैं मेरी अल्कोहलिक एनोनिमस बन गई। और दोस्तों ये जो शराब से दूरी का सफर था, मध्य मुक्ति का सफर था, ये मध्य मुक्ति का सफर एक दिन से हफ्ते का बन गया, हफ्ते से महीनों का बन गया, महीनों से साल का बन गया और इस कार्यक्रम ने मेरे जीवन में काम करना चालू किया। जो जो मैंने खोया था उस सभी क्षेत्र के अंदर में मैं अपनी प्रगति को देख पा रहा था और इस प्रगति को देखते देखते मैं खुद आश्चर्यचकित था। साथ ही साथ मेरे से जुड़े हुए जो भी मेरे शुभचिंतक थे, मेरे परिवार के लोग थे, मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस के मेरे जो नए मित्र थे, वो सभी लोग आश्चर्यचकित ढंग से मेरे तरफ देख रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो रास्ता मिल गया, वो रास्ता मिल गया जिस रास्ते की मैं तलाश कर रहा था। उसको शराब से दूरी का सफर बन गया था, लाचार शरीर लेके आया था, शरीर ठीक ठाक हो गया, आर्थिक अवस्था सुधरने लग गई, सामाजिक तौर पे लोग जिसको बेवड़ा बोलते थे उसी आदमी को नजदीक करते थे। ऑफिस में भी मेरे कामकाज के ऊपर में इसका असर होने लग गया। परिवार के अंदर में भी थोड़ा बहुत जो एक निराशा का वातावरण था वो धीरे धीरे सुधरने लग गया। और दोस्तों मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद सेवा और दूसरा काम मेरा सेवा तो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आना, रोज मीटिंग करना, सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग, मेरे फेलोशिप में मेरा इन्वॉल्वमेंट, जहाँ कहीं पे भी आजू बाजू में कार्यक्रम होते थे वहाँ मुझे बुलाया जाता था और मैं बड़े मन लगा के वहाँ जाता था और
अप्लाई कम और सप्लाई ज्यादा, इस प्रकार की मेरी धारणा बन गई थी। और इसी धारणा के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा प्रॉब्लम जो है ना वो शराब थी, और शराब से मैं दूर हो गया, मतलब मैं पूर्ण व्यक्ति बन गया। इस प्रकार का भ्रम, इस प्रकार की गलतफहमी मेरे जीवन के अंदर में काम कर रही थी। और जितने भी क्षेत्र जो बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे, वो पूरे तरीके से प्रभावित क्षेत्र की प्रगति को ही मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में जिसको रिकवरी बोला जाता है, उस रिकवरी को समझ लिया। रिकवरी मतलब क्या? तो जो मैं देख रहा हूं या जो मैं समझ रहा हूं या जो मैं जान पा रहा हूं, वही रिकवरी। दोस्तों, ये सफर कुछ समय तक के चलते रहा, और कुछ समय के बाद में सप्लाई ज्यादा अप्लाई कम, इसका परिणाम ये हुआ कि 4.5 साल के बाद में मेरे जीवन में फिर से एक तूफान आया, और उस तूफान ने मेरे जीवन में फिर से एक भूचाल खड़ा कर दिया, जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता था और अंदर ही अंदर उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और ऐसे परिस्थिति में दोस्तों, मेरे सामने में 2 ही पर्याय थे। पर्याय नंबर 1, या तो शराब पियो, क्योंकि मेरे अधूरेपन को पूरा करने का एकमात्र सॉल्यूशन जो मुझे मालूम था वो थी शराब। या फिर अगर मैं इसको सह नहीं पाता हूँ तो दूसरा पर्याय मेरे सामने में उपस्थित था, और वो दूसरा पर्याय था अकाली मौत। शराब से नहीं, शराब के बगैर अकाली मौत। जैसे कि हम सुनते हैं, हमारे महान संत भैय्यू जी महाराज, जो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में एक बड़े व्यक्ति जाने जाते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ रही होगी बॉस, कि उसको भी अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा, और बुरी तरीके से समाप्त करना पड़ा। दूसरा उदाहरण, डॉक्टर शीतल आमटे, यूनिवर्सल आइकॉन के रूप में जो महिला सामने आई थी, कुछ तो बात रही होगी यार, कि शराब नहीं थी जीवन में, या ऐसी कोई परिस्थितियां जो दुनिया के नजर में जिनके बारे में कुछ बोला नहीं जाए, लेकिन जीवन यात्रा को समाप्त करना पड़ा। सुशांत सिंह, यार कुछ तो रहा होगा उस बंदे के साथ में, कि जिसको वो व्यक्त नहीं कर सका, कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करना पड़ा। हमारे मराठी के बहुत बड़े महान आत्मा साने गुरुजी, कि जो दुनिया के लिए एक संदेश थे, लेकिन कुछ तो रहा होगा कि उनको भी अपने जीवन यात्रा को समाप्त करना पड़ा। तो दोस्तों, मेरे साथ में भी इससे कुछ अलग नहीं था। मेरे साथ में भी ऐसी एक परिस्थिति का निर्माण हुआ कि जहाँ पे शराब मेरे जीवन में नहीं होने के बावजूद भी मैं अपनी जीवन यात्रा को न स्वीकार कर पा रहा था, न उसको बर्दाश्त कर पा रहा था, न क्विट कर सक रहा था, न कंट्रोल कर सक रहा था। और ऐसी परिस्थिति में कश्मकश में मैं फंस गया, और फंसते फंसते में मैं एक मुखौटा भरा जिंदगी लेके चल रहा था। फेलोशिप में जो हंस के मेरा जो नेचर है, उस तरीके से बाहर से मैं हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर में रोता था, और वो रोना बर्दाश्त के बाहर हो गया था। और ऐसे परिस्थिति में दोस्तों, वो कारण क्या थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी कि जिनके वजह से मैं अपने आप को अधूरापन महसूस कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार क्या बात है यार, मेरा प्रॉब्लम तो शराब थी, और शराब नहीं पी रहा हूँ, उसके बावजूद मैं जी कैसे रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कश्मकश में फंसा हुआ था, और बार बार कुछ ओल्ड टाइमर बोलते थे कि आउटसाइड बेटर, इनसाइड गेटर। तो बाहर से तो अजय क्लीन और नीट हो गया था, कपड़े अच्छे पहनने लग गया था, हाथों में अंगूठी, चेहरे पे गॉगल, गले में चेन, 4 व्हीलर, ये सब बातें, जबरदस्त सेंट, ये सब बातें ऊपरी तौर पे थी, जो मेरे अंदर के वास्तविकता को छुपाने के लिए ये सब प्रयास मेरे जो थे वो बाहर के प्रयास थे। और अंदर में आउटसाइड बेटर, इनसाइड गटर। जैसे गटर का ढक्कन उठाया जाता है तो उसकी जो बदबू होती है, वो बदबू जो कोई भी उठाता है, न वो सह सकता है, न उसके आजू बाजू के लोग सह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर में मैं कश्मकश में फंस गया था दोस्तों, और ये कश्मकश मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे कैसे करूं, क्या करूं कि जिसके वजह से मुझे मैं सोल्यूशन तक के चले जाऊं, अपने उपाय तक के चले जाऊं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन मीटिंग पे इन्वॉल्वमेंट,
फेलोशिप में इन्वॉल्वमेंट, इस वजह से मैं दिन कैसे तो भी काट रहा था, रातों की नींद चली गई थी, जबरदस्ती एक ढोने वाली जिंदगी में जी रहा था। और ऐसे में दोस्तों एक मुंबई के एक बंदे की शेयरिंग मेरे हाथ में लगी। उस शेयरिंग में बड़े जिम्मेदारी के साथ और बड़े एहसास के साथ अपने अनुभव के द्वारा वो बंदा बोलने की कोशिश कर रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मद्यपान से निर्मित परिस्थिति के सुधार का नहीं है, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आके 4.5 साल हो गए थे। जो जो परिस्थितियां मेरी पूरी तरीके से प्रभावित हुई थी, वो सारी परिस्थिति बहुत अच्छे तरीके से सुधार हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी एक खालीपन मेरे जीवन में था। और उस सुधार होने के बावजूद भी मैं उस जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहा था, मजा नहीं ले पा रहा था। एक तरफ शराब पी नहीं सकता था और दूसरी तरफ सुधरी हुई परिस्थिति को एंजॉय भी नहीं कर सक रहा था। तो उस बंदे ने बड़े जिम्मेदारी के साथ में ये बात रखी कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम सिर्फ मद्यपान से निर्मित परिस्थिति के सुधार का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं भी आता और किसी कारणवश कोई हादसे के वजह से कोई प्रण लेके या कोई घटना मेरे जीवन में होती और मैं किसी धार्मिक संप्रदाय के साथ जुड़ जाता और मेरे जीवन से शराब को बाजू में हटा दिया होता, तो भी जो परिस्थितियां मेरी बदली हुई थी वो ऐसे ही ऑटोमेटिक तरीके से बदलने ही वाली थी। फिर अल्कोहलिक एनोनिमस के पास ऐसा क्या है कि जो किसी साइकेट्रिक की दुनिया को मालूम नहीं है, किसी धर्मशास्त्री के पास में मालूम नहीं है, किसी समाजशास्त्रियों के पास में मालूम नहीं है, किसी के पास नहीं है, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के पास में एक उपाय योजना है। और वो उपाय योजना बोलती है कि मद्यपान के लिए कारणीभूत बिगड़ी हुई मेरी मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम है। मद्यपान, यहाँ मद्यपान और मद्यपान के अंदर में भेद किया गया था। मद्यपान के लिए कारणीभूत जिन कारणों के वजह से मैं मद्यपान से मद्यपान में ट्रांसफर हो गया था, जिसको रोज के मीटिंग में रोज शेयरिंग होती थी कि आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट मैड, आई एम सिक एंड सैड, जिसको बार बार लोगों के द्वारा मैं सुन रहा था और खुद भी कॉपी पेस्ट करके सुना रहा था। उस मद्यपान की बात यहाँ बड़े जिम्मेदारी के साथ में उस बंदे ने मेरे सामने में रखी कि मद्यपान के लिए कारणीभूत मेरी बिगड़ी हुई मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम है। और यहाँ मेरे सामने में कार्यक्रम के प्रति एक अलग नजरिया मेरे सामने में आया, एक अलग नजरिया। यार ये कुछ तो भी अलग बात बोलना चाह रहा है जो शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या जो कुछ भी इस कार्यक्रम में रहने के बाद में भी मैं प्यासा हूँ। जैसे समंदर का पूरा पानी खारा है, एक प्यासा बंदा अगर उस समंदर में चला जाए तो उसके आजू बाजू में तो पानी है, लेकिन चाह कर भी उस पानी का वो आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि वो जो पानी है वो पानी उसके लिए पीने योग्य नहीं है। और उस वजह से समंदर के बीच में रह के भी वो प्यासा मर जाता है। ऐसे ही कुछ स्टोरी मेरे जीवन में भी हो रही थी, ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हो रहा था कि मैं था तो इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब नहीं जान पा रहा था जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस अपने व्यापक अर्थ के साथ में जिसको रिकवरी बोलना चाहती है। वो रिकवरी से मैं कहीं ना कहीं वंचित था। एक तरफ जी नहीं पा रहा था, एक तरफ मर भी नहीं सक रहा था। और ऐसे परिस्थिति में इस एक वाक्य ने मेरे जीवन में एक नया दृष्टिकोण मेरे सामने में रखा। और वो नया दृष्टिकोण एक था कि अजय, तू कुछ तो भी जीवन इस कार्यक्रम में रह के भी कुछ तो भी ऐसी बात है जो तू समझ नहीं पा रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे इस मद्यपान के लिए, जैसे रोज के मीटिंग में हम मद्यपान को शेयर करते हैं और मद्यपान के साथ में ISM ये 3 शब्द सामने आते हैं, तो ये ISM जो मुझे मेरी वास्तविकता परिचय करवाने के लिए, एक नया मेरा स्वरूप दिखाने के लिए मेरे सामने में रखा है इज्म। कुछ भाई इसको आई, माय और माई सेल्फ बोलते हैं।
शायद वो भी अर्थ बराबर है। लेकिन और एक बंदा मेरे जीवन में आया, जिस बंदे ने इसका अलग अर्थ मेरे सामने में रखा, और वो अलग अर्थ था इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, आंतरिक आध्यात्मिक उथल पुथल। कुछ तो भी गड़बड़ी है कि जो शराब से कोई कनेक्शन नहीं है। शराब तो एक बाह्य लक्षण के रूप में उसके जीवन में काम कर रही है, लेकिन कुछ तो ऐसी गड़बड़ है कि जो नॉर्मल इंसान के अंदर में, जिसने शराब नहीं भी पिया है, उसके अंदर में भी है और मेरे अंदर में भी है। ये इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, ये समझने की जब मैंने चेष्टा की तो ऊपर वाले ने मेरे जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शक लाया। उस मार्गदर्शक ने पहला ही सवाल मेरे सामने में किया, कितने साल हुए? मैंने बोला 4.5 साल हो गए हैं। तो कार्यक्रम किया क्या? मेरा जवाब था, रोज मीटिंग करता हूँ, सुबह की करता हूँ, शाम की करता हूँ, अल्काथॉन में जाता हूँ, वर्कशॉप में जाता हूँ, स्पीकर करके जाता हूँ, ये करता हूँ, इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी हूँ, अपने ग्रुप का ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, ये हूँ। जो बाहर की बातें थी वही बातें मैंने फिर से यहाँ बताने की कोशिश की। उस बंदे ने बोला, ये सब कुछ करता है भाई, लेकिन कार्यक्रम किया क्या? मैं समझ नहीं पाया दोस्तों। और उस बंदे ने बोला कि मैं ये सब कर रहा हूँ, तो कार्यक्रम मतलब क्या, इससे अलग क्या है कार्यक्रम के पास? उस बंदे ने बड़े जिम्मेदारी के साथ बताया और हंसते हुए एक कटु मुस्कुराहट के साथ में मेरे सामने में बात रखी, क्रम से करने का कार्य मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उस बंदे को इस बात की अनुभूति थी, ये समझ नहीं पा रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। और ये समझाने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे सामने में बिग बुक मेरे सामने में रखी, जिसको पूछा कि यार तू बिग बुक बोल रहा है, इसको तो कहाँ लिखा है, इस बिग बुक है? तो बोला, ये तो बिग बुक लिखा नहीं है, इसको अल्कोहलिक एनोनिमस लिखा है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्या होता है? निनावी मद्यपी। तो बोले, इसका पहला पन्ना खोल। मैंने खोला दोस्तों, और उस बंदे ने बोला कि असंख्य नर तथा नारी, इनकी शराबियत से छुटकारा पाने की कहानी। शराब से नहीं, शराबियत से। और थोड़े थोड़े मेरे जो सवाल थे, मेरे अंदर में जो कुछ कचरा भरा हुआ था, उसके अंदर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आशा का किरण मेरे को नजर आया कि ये बंदा कुछ अलग बात करने की बात कर रहा है। उस बंदे ने मुझे मेरे सामने में रखा, तू आया इसलिए है क्योंकि तेरे अंदर बिगाड़ है, और अगर तू बिगाड़ को स्वीकार कर लेता है तो सुधार का रास्ता खुलेगा। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस प्रॉब्लम की बात नहीं करता, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन की बात करता है, और केवल सॉल्यूशन बता के छोड़ नहीं देता, उस सॉल्यूशन को पाने की एक्शन की भी बात करता है, जिसको रोज के दैनंदिन मीटिंग के अंदर में या बड़े बड़े कार्यक्रम के अंदर में जिसको रिकवरी कहा गया है। और रिकवरी का मतलब केवल शराब से दूरी नहीं। शराब से दूरी ये तो शुरुआत है, ये अंत नहीं। रिकवरी का मतलब आजादी, आनंद और आत्म शांति। बोले 4.5 साल के अंदर में शराब तेरे जीवन में नहीं है, लेकिन क्या तू अपने आप को आजाद महसूस कर रहा है? मेरे सवाल के जवाब यहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों। कि लग रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ है, और वो गड़बड़ शायद मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक बंधन में हूँ। वो बंधन जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जिसको मैं गुलामी समझ रहा हूँ, और वो गुलामी के अंदर में मुझे एक्सप्रेस भी नहीं करते आ रहा है कि मैं गुलाम हूँ, तो कैसे गुलाम हूँ मैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले आजादी, और आजादी नहीं होने का परिणाम, जैसे तोते को सोने के पिंजरे में भी रखा जाए, अच्छा खाना भी खिलाया जाए, तो भी उसके जीवन में जो बाहर में पंछी, उड़ता हुआ पंछी है, उसके पास में जो है वो उस पंछी के पास नहीं है जो पिंजरे के अंदर में कैद है। तेरे पास आजादी नहीं है और इसलिए आनंद नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ गया दोस्तों, मैं महसूस कर रहा था कि हाँ बराबर है, कुछ तो भी है जिसका मैं गुलाम हूं, कुछ तो भी है जिससे मैं वंचित हूं, आनंद से वंचित हूं। और उनका डायरेक्शन तीसरा बताया कि क्या भौतिक रूप में तेरे पास वो सब है जो एक कंप्लीट आदमी के पास होता है, वो सब तेरे पास में
परिवार है, बच्चे है, अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, घोड़ी है, समाज में प्रतिष्ठा है, पैसा है, ये है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी तेरे पास कुछ तो भी मिसिंग है। जो मिसिंग शायद तेरे को ही महसूस हो रहा है, बाहर वाले को समझ में नहीं आ रहा है, और वो जो मिसिंग है वही मन की शांति है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में रोज एक ही बात बोलता है, चित्त शांति की प्रार्थना, मन शांति की प्रार्थना। ये बोलने से नहीं मिलेगा, इसको कमाना पड़ेगा। ये बोलने से नहीं मिलेगा, इसको कमाना पड़ेगा। और इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने जिम्मेदारी के साथ में बोला है, एक्शन इज ए मैजिक वर्ड। और इसलिए कार्यक्रम का मतलब क्रम से करने का कार्य। जो तूने नहीं किया है उसका परिणाम तेरे जीवन में तेरे लिए मिल रहा है। आउटसाइड बेटर और इनसाइड गटर। ये जो गटर था, ये गटर बाजू वाले को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन एग्जैक्टली कैसा गटर है, वो कौन सी परिस्थितियां है, वो कौन से कारण है, उनके तरफ मेरा ध्यान नहीं था। और इसलिए न मेरे पास आजादी थी, न मेरे पास आनंद था, न मेरे पास चित्त शांति, मन शांति थी। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे मार्गदर्शक ने बोले, मेरा कार्यक्रम मत लेना, मेरे अनुभव मेरे काम में नहीं आए तो तेरे काम में कहां से आएंगे। ये जो तेरा भ्रम है, इस भ्रम को निकालने के लिए तेरे और मेरे पूर्वजों ने 1935 में जो 100 पूर्वज थे, उन 100 पूर्वजों ने एक उपाय योजना लिखी थी। और उस उपाय योजना को जैसे जैसे तू लेने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और उसके ऊपर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर में निरंतर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, तो अल्कोहलिक एनोनिमस गारंटी के साथ में डंके की चोट पे बोलता है, पूरे गारंटी के साथ और डंके की चोट पे बोलता है कि होगा या नहीं होगा, वो भी लिखित में दिया है। हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। रास्ता, मार्ग, ये जो रास्ता है वो बड़े जिम्मेदारी के साथ में मेरे पूर्वज मेरे लिए लिख के रख रहे हैं कि हमने शायद ही गारंटी के साथ में लिखा है कि करेगा मिलेगा, करेगा मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। गलत फहमी में, डेल्यूजन में, भ्रम में जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर करेगा तो मिलेगा, तेरे को ही मिलेगा, तेरे लिए ही बनाया गया ये रास्ता है। वो जानते थे मेरे पूर्वज कि इसको लिखित रूप में रखेंगे तो जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, उसका सॉल्यूशन जो हमको मालूम पड़ा है, ये सॉल्यूशन किसी न किसी सफरिंग बंदे तक के पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए उन्होंने डंके की चोट पे जिम्मेदारी के साथ में ये लिखा कि हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। और साथ में इस बात का भी एहसास करा दिया कि हाँ, उन लोगों को लाभ नहीं मिलता जो हमारे बताए गए सरल से कार्यक्रम के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते, या जो ऐसा करना ही नहीं चाहते, जो इस भ्रम में फंस गए हैं कि देवा बोलने से देवा मिल जाएगा और सेवा करने से और ज्यादा देवा मिल जाएगा। दोस्तों, मैं मेरे जीवन की स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैंने देवा देवा बोलने से मुझे देवा नहीं मिला, और सेवा करने से भी सेवा के होने वाले लाभ भी मुझे नहीं मिले। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने, मेरे स्पॉन्सर ने मेरी उपाय योजना मेरे सामने में रखी। लेना है तो ले भाई, नहीं लेना है तो तेरे लिए रास्ता खुला है, क्योंकि ये सुझाव है, ये मुक्ति के सुझाव है, रिकवरी के सुझाव है। अगर आजादी चाहिए, आनंद चाहिए, आत्म शांति चाहिए, तो हमारा बताया गया रास्ता जो है वो पर्याप्त है। तेरे को नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाली करके देख। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल करके देख, और नहीं मिलेगा तो बोलना। लेकिन इसके साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए बात लिख के रखी कि आधे अधूरे प्रयास से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रयास अगर चाहिए तो पूरे चाहिए, तो परिणाम भी पूरा मिलेगा। अगर प्रयास अधूरा है तो परिणाम भी अधूरा मिलेगा। मैं 4.5 साल तक के इस कार्यक्रम में रह के, समंदर में रह के, आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंदर में रह के, शराब से दूर था क्या था,
लेकिन एक अजीब तरीके की बेचैनी थी, एक अजीब तरीके का असंतुष्टपना था, चिड़चिड़ा था, और उसका परिणाम मुझे नहीं मिल रहा था। तो स्वाभाविक तरीके से जो मेरे पास नहीं है वो मैं दे नहीं पा रहा था। मेरे स्पॉन्सर ने इसके लिए मुझे मेरी समस्या का पहले परिचय करवाया, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस में कदमों का कार्यक्रम, जिसमें पहला कदम मेरे सामने में रखा कि भाई, तू शराब पिया करके बीमार हुआ, या बीमार था करके तूने शराब पी? और आज भी अगर तू बीमारी को प्रैक्टिस कर रहा है तो हमेशा डर के साए में शराब फिर से तेरे जीवन में आने वाली है। और इस डर से निकलना चाहता है तो पहले तेरी समस्या का स्वरूप को जान ले, समझ ले। और दोस्तों, यहाँ एक दया दरवाजा मेरे सामने में ओपन हुआ कि हमने स्वीकार किया कि शराब पर हमारा बिल्कुल वश नहीं चलता। क्यों नहीं चलता भाई? मेरा पूर्व इतिहास मेरे को बताता है कि शराब, मेरे घर में मैंने मेरे पिताजी के अल्कोहलिज्म को देखा था, बहुत करीब से महसूस किया था। लेकिन भ्रम आया, और वो भ्रम ने बोला कि यार, तेरे बाप को पीना नहीं आया, तू शायद अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। और इस भ्रम ने, टेस्ट अच्छी नहीं थी, स्मेल अच्छा नहीं था, कलर अच्छा नहीं था, लेकिन उसके परिणाम जब मिला तो एक अधूरे इंसान को पूरा करने वाला जो परिणाम था, जो सॉल्यूशन के रूप में तेरे जीवन में पहली बार शराब ने दिया था, उस सॉल्यूशन के भ्रम को ही तूने सॉल्यूशन समझ लिया। और परिणाम क्या हुआ? आगे की जिंदगी इसी भ्रम में कि कभी न कभी तो मैं सही तरीके से शराब पी सकूंगा। तेरा पूरा इतिहास तेरे को बताता है, तेरे जीवन की सच्चाई तेरे को बताती है, तेरे जीवन की वास्तविकता तेरे को बताती है कि तू जो सॉल्यूशन को पाया था वो सॉल्यूशन एक दिन समस्या बन गई। और जब समस्या से हटने का प्रयास किया तो न क्विट कर सका, न कंट्रोल कर सका। और तेरे जैसे अनगिनत लोग जो इस फेलोशिप में आते हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि उन्होंने भी सारे प्रयास किए और सारे के सारे प्रयास उनके असफल रह गए। तो ये उनके अनुभव, तेरे अनुभव, ये दोनों मिलके यही बताते हैं कि शराब गलत नहीं है। तेरे अंदर में जो लैक ऑफ पावर है, तेरे अंदर में जो शक्ति की कमी है, वो शक्ति की कमी कभी भी सुधर नहीं सकती, कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि तू शक्तिहीन है। और शक्तिहीन क्यों है? क्योंकि उसके जुड़ा हुआ जिंदगी के साथ में संबंध, जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने अपने पूरे किताब के अंदर में अलग अलग स्टोरीज के माध्यम से, बिल के स्टोरी के माध्यम से, जिम के, फ्रेड के, और भी बहुत स्टोरीज के माध्यम से तेरे सामने में रखा है कि देख, तू अकेला नहीं है, ये भी तेरे साथ में है, इन्होंने भी प्रयास किए थे लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुए। और उनकी मनस्थिति, उनकी परिस्थिति दोनों का वर्णन करते करते वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बेबस है, कितने शक्तिहीन है, कितने पावरलेस है। और जबरदस्ती से हम चाहकर भी इस शरीर को और हमारे बिगड़े हुए मन को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सी बात है कि हमको मान लेना चाहिए। यहाँ स्वीकार की बात नहीं है, यहाँ मान लेना चाहिए। और मानना ही, तेरी हार ही तेरे जीत का कारण बन सकती है। और दोस्तों, यहाँ से परिणाम शुरू हुआ, क्योंकि पहले स्टेप के आधे पार्ट ने मेरे सामने में मेरे जीवन की वास्तविकता को रखा, उसके दूसरे आधे पार्ट ने मेरे सामने में रखा कि पावरलेसनेस है, लेकिन अनमैनेजेबिलिटी उसके साथ में जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है अनमैनेजेबिलिटी का, वो अनमैनेजेबिलिटी एक्सटर्नल लेवल पे जब तू शराब को रोक देता है किसी भी माध्यम से, चाहे ए हो या ए ना हो, किसी भी माध्यम से अगर तू रोक देता है तो स्वाभाविक उसके जो परिणाम है वो तेरे जीवन में होते हैं, जो एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी का क्या? वो इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी एक दिन में जन्मे नहीं है तो एक दिन में खत्म भी नहीं होंगे। और एक दिन में अगर जन्मे नहीं है, एक दिन में खत्म नहीं होंगे। ये तेरे को बताना चाहते हैं तेरे पावरलेसनेस के मूल कारण क्या है। शराब तो बाह्य लक्षण है, अंतर्गत लक्षण क्या है? ये अंतर्गत लक्षण को जानना ये तेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पहला ही कदम मैं पूरी तरीके से ले सकता हूं। अगर मैं प्रॉब्लम मेरा सही तरीके से समझ सका तो मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ही मेरे को शराब में दिख गया और शराब से मेरी दूरी बन गई तो मेरे को लगेगा यार मेरे को सॉल्यूशन मिल गया। और फिर वही आउटसाइड बेटर इनसाइड बेटर,
तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने में मेरे इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी के 8 लक्षण रखे कि भैया ये सवाल है, इसके जवाब तेरे को खुद के जीवन के साथ में ढूंढना है, और ढूंढ लेता है और उस बात को सिर्फ स्वीकार कर लेता है कि ये तेरे साथ है, तो ये तेरे रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। बिग बुक हिंदी पेज नंबर 73। क्या व्यक्तिगत संबंधों को लेकर मैं परेशान रहता था? जब मैं शराब नहीं पिया करता था तब भी, जब मैं शराब पीता था तब भी, जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आ चुका था, शराब से दूरी बन गई थी तब भी, क्या पर्सनल रिलेशनशिप में मेरे को ट्रबल महसूस होते थे? और दोस्तों, मैंने देखा मेरे जीवन के अंदर में, मेरे बचपने में झांक के देखा, हो यार, बड़े सरल तरीके से मैं लोग उसके साथ अटैच होता था, लेकिन जितने फोर्स के साथ अटैच होता था उससे दुगने फोर्स से मैं उनसे डिटैच होता था। शराब पीने के दिनों में इसमें और प्रगति हो गई, अब तो लोगों के साथ संबंध बिगड़ने लग गए। लेकिन अब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में भी तेरे मर्जी से जो चलता है वो तो तेरे लिए सब कुछ है, लेकिन तेरे मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात हो जाती है तो क्या होता है, तेरे साथ उसके साथ व्यक्तिगत संबंध खराब होते हैं। और वो जो खराब हुए संबंध है, वो खराब हुए संबंध का परिणाम तेरे दिमाग के अंदर, तेरे दिल के अंदर, तेरी आत्मा के अंदर चलते रहता है। इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, आंतरिक आध्यात्मिक उथल पुथल। आध्यात्मिकता का मतलब मेरे स्पॉन्सर ने मेरे सामने में रखा था आत्मा का अध्ययन, अजय कैसा है उसका अध्ययन। तो यहाँ मेरे सामने में व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जो मेरी परेशानी रहती थी, चाहे शराब हो चाहे शराब ना हो, अगर ये मेरा प्रॉब्लम है और इस बात को अगर मैं मान्य कर लेता हूं तो मेरे लिए ये बहुत संतोष भरा मार्ग हो सकता है, जो सॉल्यूशन आगे आने वाला है। लेकिन अगर मैं इसको मान्य नहीं करता तो फिर चांसेस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने में रखा था, क्या मैं अपनी भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ था? इमोशनल सेंसिटिव नेचर। ये लग रहा था यार मेरी कोई कदर ही नहीं करता, मैं साला वो अभय के बारे में इतना अच्छा सोचता हूँ और साला अभय मेरे को भाव ही नहीं देता। अब मैंने इतना उसके लिए इतना सब कुछ किया है तो भाई उसकी भी तो जिम्मेदारी है मेरे बारे में सोचे। और जब मैं सोचता नहीं, वो मेरे को रिस्पॉन्ड सही तरीके से नहीं करता, तो मेरे मन में जो चलता है, जो मेरा सेंसिटिव नेचर गलत तरीके से प्ले होता है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। ये तब भी था जब मैं शराब नहीं पी रहा था, ये तब भी था जब मैं शराब पीता था, ये तब भी रहा जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 4.5 साल तक के इस फेलोशिप के अंदर में था, तब भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ था। क्या मैं दुर्दशा और तनाव का शिकार बन जाता था? अगला क्वेश्चन। अननेसेसरी सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ मेरे हिसाब से होने के बावजूद भी मेरे हिसाब से तो दुनिया चलेगी नहीं। और दुनिया की छोड़ो यार, मेरा घर नहीं चलेगा, उसकी छोड़ो मेरा ऑफिस नहीं चलेगा, मेरे बच्चे नहीं चलेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके मैं दुर्दशा और तनाव। एक भिखारी भी साला भीख मांग के भी जिंदगी काटता है, उसको भी साला टेंशन नहीं होता। और मेरे पास सब कुछ था, उसके बावजूद भी छोटी छोटी बातों को लेके मैं टेंशन में रहता था। बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करता था, जबकि उसका होना जाना तो कुछ नहीं। लेकिन जबरदस्ती उस सारी परिस्थितियों का टेंशन मैं सर के ऊपर लेके चलता था। ये तब भी जब मैं छोटा था, ये तब भी जब मैं शराब पी रहा था, और ये तब भी जब मैं शराब से दूर था। अल्कोहलिक एनोनिमस में नमस्ते भाइयों बोल रहा था। ये तब भी ए के अंदर में भी वही स्थिति थी, ए के बाहर में भी वही स्थिति थी, परिवार में भी मेरी स्थिति वही थी, मेरे ऑफिस के अंदर में भी मेरी स्थिति वही थी, सोसाइटी के अंदर में भी मेरी स्थिति वही थी। अब मेरे मर्जी से तो प्रार्थना के आखिरी में बोल रहा था कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। लेकिन हमेशा मैं अपनी इच्छा को पकड़ के, इतना जबरदस्त पकड़ के, ये था कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी, और उसका परिणाम मेरे मेंटालिटी के ऊपर, मेरी इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी
उथल पुथल ऊपर में होता था और उसके वजह से मैं आजादी, आनंद और आत्म शांति से वंचित था। चौथा प्रश्न बोलता है, क्या मैं मेरा जीना कठिन था? कठिन था दोस्त, फुलफिलनेस नहीं था। सब कुछ होने के बाद में भी फुलफिलनेस मेरे पास नहीं था और इसलिए मैं जीवन को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। छोटे छोटे मोमेंट्स जो सब लोग एंजॉय करते थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार ये लोग कैसे जिंदगी का मजा ले पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं। पहले जिन शेयरिंग से मैं इंप्रेस होता था, उन्हीं शेयरिंग के अंदर में मेरे को दोष दिखने लग गए थे। साला कैसा आदमी है रे, एक ही कैसेट को बार 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 रिपीट करता है। ये कैसा आदमी है रे, ये साला ये ऐसा शेयर करना था, वैसा शेयर करना चाहिए था, ये इतना ओल्ड टाइमर है, इसने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अननेसेसरी दोस्तों, ये सब बातों को लेके मैं परेशान रहता था। मेरे मन में नकारापन की भावना समाई हुई थी। मैं क्या अच्छा है वो कम देखता था और क्या बुरा है उसको पहले पॉइंट आउट करता था, और वो पॉइंट आउट करने के साथ साथ मेरे अंदर का जो वकील था वो हमेशा इस बात की अनुमति देता था कि यार तू सही है और तेरे को ये बोलना ही है। वो इशू नेशनल लेवल का हो या घर छोटे लेवल का हो, किसी भी इशू के अंदर में मैं हमेशा निगेटिविटी को ही ढूंढता था। इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, मेरे में डर समाया हुआ था। जब मैं इस कार्यक्रम के अंदर में हूं, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये डर के प्रमुख कारण ये थे कि मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस गया था और मुझे बार बार ये लग रहा था कि मेरा नकाब हटने वाला है, मेरी सच्चाई दुनिया को दिखने वाली है, और ये दुनिया को अगर ये सच्चाई दिख जाएगी तो मैं इसको कैसे कैसे फेस करूंगा। कुछ वास्तविक डर थे, कुछ काल्पनिक डर थे, और ये डर के साए में मेरे जिंदगी के अंदर में जो कंफर्ट चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। और बहुत सारे डर जो काल्पनिक रूप में वास्तविक रूप में मेरे सर के ऊपर में नाच रहे थे, और उसका परिणाम ये था कि मैं जिंदगी के आजादी को, जिंदगी के आनंद को, जिंदगी के चित्त शांति को मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या मैं दुखी था? ऐसा आदमी और इतने सारे परिस्थिति से जो गुजर रहा है, क्या वो खुश हो सकता है? और ये अब की बात नहीं थी जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ, ये तब की भी बात थी जब मैं बचपने में था। मैं देखता था दोस्तों कि जो मेरे पास नहीं है उसके लिए हमेशा मेरे डिमांडिंग नेचर होता था। जो मेरे पास है उसके बारे में मैं कभी भी कृतज्ञ नहीं था, कभी भी ग्रेटिट्यूड अदा नहीं करता था। मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा कि यार जिसके पास नहीं है उसका क्या, और जिसके पास है उसका शर्ट कितना अच्छा है। इन बातों को लेके हमेशा मैं दुखी रहता था। ये तब भी जब मैं बचपने में था, ये तब भी जब मैं शराब पी रहा था, ये तब भी जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में था। क्या मैं दूसरों की सहायता की काबिल नहीं था? ऐसा महसूस करता था। कोशिश तो मेरी हमेशा ये रहती थी, अप्लाई कम सप्लाई ज्यादा। वो एक हमारे अभय भाई बोलते हैं, नोइंग द प्रोग्राम एंड लिविंग द प्रोग्राम। अंदर से महसूस होती है वो बात। मैं दूसरों की सहायता के काबिल नहीं था, ऐसा महसूस करता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सेवा 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 सेवा, और जो सेवा के पीछे छुपा हुआ मेरा जो हेतु था उसको कभी भी मैंने चेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि खुद का समर्थन करने में मैं माहिर आदमी था। और दोस्तों यही हुआ कि ये जो नाटक था, ये जो ड्यूअल पर्सनालिटी थी, दुहेरी व्यक्तिमत्व, ये तब भी था जब मैं छोटा था, ये तब भी था जब मैं शराब पी रहा था, और ये तब भी था जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम के अंदर में ग्रेटिट्यूड डे पे डे मनाते जा रहा था। और ये जो मेरी समस्या का वास्तविक चित्रण मेरे स्पॉन्सर के द्वारा बिग बुक के माध्यम से मेरे सामने में रखा गया, तब मेरा पावरलेसनेस और मेरे अनमैनेजेबिलिटी, ये दोनों का मेरे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन सामने में आ गया। और जब मैं महसूस किया कि अल्कोहलिक एनोनिमस में रिकवरी के ऊपर में ऐसा शेयर करता हूं मैं, लोग तालियां बजाते हैं और बोलते हैं क्या है जय भाई, रिकवरी ऐसे शेयर किए कि हमारे आंखें खोल दिए।
जो आदमी सप्लाई इतनी अच्छे तरीके से कर रहा था वो साला अप्लाई क्यों नहीं कर सक रहा था? उसका कारण था कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो सप्लाई कॉपी पेस्ट था। उसने कभी भी अपने अपने तरीके की उपाय योजना खोज के निकाली थी, वो रखी थी, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो उपाय योजना उसके सामने में रखी थी, उसको बताने की, उसको रखने की ताकत उसके अंदर, हिम्मत उसके पास नहीं थी। लेकिन जब कार्यक्रम मेरे सामने में आया, दूध का दूध पानी का पानी, तो यहाँ पहली पायरी ने प्रॉब्लम समझाया और 2 से लेके 12 पायरी तक के मेरे सामने में मेरा सॉल्यूशन खड़ा था। केवल सॉल्यूशन खड़ा नहीं था, उसको सॉल्यूशन को पाने की एक्शन खड़ी थी। तो मैं कर नहीं सकता, मेरे जीवन को व्यवस्थित कर नहीं सका, मैं बचपने में भी कर नहीं सका, मैं शराब पीने के दिनों में भी कर नहीं सका, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद आधी अधूरी उपाय योजना लेने के वजह से भी उसको ठीक नहीं कर सका। अगर ये एक नहीं कर सका तो अल्कोहलिक एनोनिमस के पास में 2 ही विषय दिए हैं, दारू या तो देव। या तो दारू तुम्हारे साथ में रहेगी या तो देव तुम्हारे साथ में रहेगा, चॉइस तुम्हारा है। दारू से हाथ पिंड छुड़वाना चाहते हो तो देव को पकड़ना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने सिंपल भाषा में बताया कि मुझसे ज्यादा ही बड़ी शक्ति मुझे वापस होश में ला सकती है। यहाँ होशमंदी का सवाल शराब से नहीं है। होशमंदी का सवाल मेरे जीवन की वास्तविकता को स्वीकार, वास्तविकता को मान्य करना, और उस वास्तविकता को अगर मैं मान्य करता हूं तो मेरा हाई पावर, हाईएस्ट नहीं, हाई पावर को मैं कुछ हद तक के समझ पाता हूं। मैं कर नहीं सकता, पहला कदम कोई तो भी कर सकता है, दूसरा कदम, क्योंकि इतने सारे लोग जो इस फेलोशिप के माध्यम से एक जीवन के अंदर में आनंद और उपयुक्तता का मजा ले रहे हैं, अगर ये मेरे सामने में प्रमाण है, या ये बिग बुक के अंदर में जो 100 लोगों की कहानियां मेरे सामने में रखी है, उनकी कहानियां मेरे सामने में मेरे पूर्वजों ने रखी है, तो वो इसीलिए रखी है कि वो प्रमाण देना चाहते हैं कि हम अल्कोहलिक एनोनिमस के 100 से अधिक स्त्री और पुरुष ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने मद्यपान के कारण उत्पन्न शरीर और मन की निराश स्थिति से छुटकारा पाया। बिग बुक पेज नंबर 9। और वो छुटकारा पाने के बाद में ये छुटकारा आगे कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने लिखित रूप में ये उपाय योजना मेरे सामने में रखी। तुझे भी मिलेगी, तेरा भी उतना ही हक है। उन 100 लोगों का जितना हक था, उनको जो मिला था वो तुझे देना चाहते हैं अजय, अगर तू लेना चाहता है तो। कोणतीही मानवीय शक्ती आम्हाला ठीक करू शकत नाही, कोई भी मानवीय शक्ति हमें ठीक नहीं कर सकती, लेकिन हम चाहे तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस ने इसके साथ में एक वार्निंग भी दिया है, और वो वार्निंग क्लियर कट भाषा में दी हुई है। हम में से कुछ ने अपने पुराने विचारों को ही अपनाए रखने का प्रयास किया, जिसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं रहा। जब तक हमने अपने पुराने विचारों का त्याग नहीं किया, तब तक के हमें कोई सफलता नहीं मिली। हमारे सामने में क्लियर कट बात में कि तेरा खुद का प्रेजुडाइज माइंड, तेरी खुद की कल्पना, पूर्व कल्पना यहाँ नहीं चलेगी। तेरा इंटेलिजेंट, तू कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम इतना भयंकर है, इतना बड़ा है कि उसके सामने में तेरी उपाय योजना काम नहीं आ सकती। तुझे उससे बड़ी शक्ति का आधार लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के मेरे पूर्वजों ने अजय के लिए जिम्मेदारी के साथ में लिखा, यह ध्यान रहे कि हमारा ऐसा अल्कोहल यानी शराब से आमना सामना है जो कपटी, रहस्यमयी और शक्तिशाली है। तेरे से शक्तिशाली है और रहस्यमयी है, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसकी वजह से मेरी रात की नींद चली गई थी, और कपटी है तो मेरा अहंकार बोल रहा था कि आई कैन मैनेज, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। इतने सूक्ष्म तरीके से मेरे जीवन में आया था कि जिसने मुझे मौत की तरफ लेके गया था। और इसलिए मेरे पूर्वज लिखते हैं, बिना किसी सहायता हम इसका सामना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान है, वह है ईश्वर, वह है ईश्वर। हमें उम्मीद है आप ईश्वर को खोज लेंगे। कोई अल्कोहलिक एनोनिमस ने कोई ईश्वर मेरे सामने उपस्थित नहीं किया, बल्कि मुझे यह आजादी दी कि भाई
तुझे खोजना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी के साथ में कहा गया, आप अपने ईश्वर को खोज लेंगे। खोजना तो पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम मैं हूं, मेरे विचार है, मेरी भावनाएं है, मेरी कल्पनाएं है, मेरा अपना प्रिजुडाइज माइंड है, लेकिन उसके जगह पे उसका सॉल्यूशन दिया है गॉड, ईश्वर, जो मेरी समझ का है, जो मेरे से बड़ा है, जो मुझे होश में ला सकता है, मेरे सत्सद विवेक को पुनर्स्थापित कर सकता है। योजना मेरे सामने में क्लियर कट भाषा में मुझे समझ में आए, इस भाषा में मेरे सामने में मेरे पूर्वजों ने लिखी है। और ये जिम्मेदारी दी है कि आप अपने ईश्वर को खोज लेंगे। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ईश्वर, और सॉल्यूशन अगर ईश्वर है तो एक दिन में ये हुआ नहीं, एक दिन में सॉल्यूशन भी तेरे जीवन में आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? मन और जीवन, इच्छा और जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसको हम अपना भगवान समझते हैं। इच्छा माने विचार, जीवन माने उसके ऊपर में की गई एक्शन, जिसको प्रार्थना के अंत में मैं रोज दोहराता हूं, तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरी नहीं। लेकिन जैसा ही रिजल्ट मेरे मन के विरुद्ध में आ जाता है तो मैं मेरे जीवन की गाड़ी के ड्राइवर को हटाता हूं, ईश्वर को हटाता हूं, और वहां जाके खुद बैठ जाता हूं और अपने जीवन की गाड़ी को ड्राइव करने लग जाता हूं। फिर एक्सीडेंट होता है और उसके परिणाम मुझे भुगतने पड़ते हैं। मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट हो जाता हूं और बोलता हूं कि यार क्या ऐसा उनके साथ में होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। तो परिणाम अगर मैं चाहता हूं तो मुझे परिणामों के लिए की गई उपाय योजना भी पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। और इसलिए पहला कदम मैं कर नहीं सकता, दूसरा कदम कोई तो भी कर सकता है, कोई तो भी है जो कर सकता है, मेरे लिए कर सकता है, अगर मैं उसे करने दूं तो। तीसरा कदम, ये कंसेप्ट मेरे सामने में रखी गई है 3 पायरी के माध्यम से, और ये 3 पायरी ने मेरे सामने में प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन को पेशेंसली करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बाद में बारे में मेरे सामने में 3 तर्क दिए, 3 धारणा दी। सुधारणा की तरफ लेके जाने के लिए एक नई धारणा दी, धारणा माने विचार दिया, और ये 3 कदमों के साथ में मेरा जो कनेक्शन था उसको पाने का एक तरीका मेरे सामने में रखा। अब देख लेते हैं कि यार प्रॉब्लम मालूम हो गया, सॉल्यूशन मालूम हो गया, एक्शन क्या करना है, कैसे करना है, इसके बारे में पेशेंस कितना रखना है ये भी मालूम पड़ गया। लेकिन ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें क्या है, वो कौन सी रुकावटें है कि मैं प्रॉब्लम जानता हूँ, सॉल्यूशन जानता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं हिल जाता हूँ, मैं रेस्टलेस होता हूँ, मैं इरिटेबल होता हूँ, मैं डिस्कंटेंट हो जाता हूँ, मैं या तो कपटी या रहस्यमय या शक्तिशाली की इसमें बीच में घुस जाता हूँ, और चेहरे पे 12 बजे हुए रहते हैं। और वही आजादी नहीं है, वही रिलीव मी बॉन्डेज ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद के बंधनों से मुझे मुक्त करो। तो मेरे स्पॉन्सर ने रखा कोशिश करने का दर्द या कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा। भाई कांटा अगर तेरे पैर में है और वो तेरे को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो भाई उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे जैसा औजार उसमें डालना पड़ेगा। और वो डालेंगे तो डालते टाइम पे कुछ पीड़ा तो होगी, और जब पीड़ा होगी और उसके बाद में जब वो कांटा निकलेगा तो कुछ समय तक के और पीड़ा होने वाली है। कोशिश करने का दर्द या कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा जो मैं भोग रहा था, तो देख रहा था यार ऐसा कैसा नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्या कारण होंगे शीतल आमटे के साथ, क्या कारण होगा सुशांत सिंह के साथ, क्या कारण होगा भैयू महाराज के साथ, क्या कारण है मेरे साथ कि मैं जिंदगी का मजा नहीं ले रहा हूं। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने चौथा कदम मेरे सामने में रखा, आत्म संशोधन, मेरा खुद का एग्जैक्टली मैं हूं कैसा यार, क्या कारण है, वो कौन सी परिस्थितियां है जिनके वजह से मैं विचलित हो जाता हूं। और दोस्तों यहाँ चौथे कदम में मेरा 4 तरीके का आत्म संशोधन मेरे सामने में रखा गया। सबसे पहले, रिजाइनमेंट इज अ नंबर 1 ऑफेंडर, खुन्नस। और उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक तरीका मेरे सामने में रखा, देख तेरे जीवन की सच्चाई क्या है, देख तेरे जीवन की सच्चाई क्या है, पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशंस। देख
इनके साथ में तेरा जो अनुबंध नहीं हो रहा है, इनके साथ में जो जुड़ाव नहीं हो रहा है, इनके साथ में जो तू टकराने की बात करते रहता है, देख यार इसको एक बार संशोधन करके देखते हैं कि साला अंदर में क्या है। जैसे कोविड का हुआ तो वायरस इतना प्रभावी था कि उसने दुनिया को हिला दिया, लेकिन हमारे वैज्ञानिक रात दिन लगे रहे और उन्होंने हमारे सामने में एक लस निर्माण किया। उसी प्रकार तेरे को भी पीड़ा को नहीं भोगना है तो तुझे तेरे आत्म संशोधन के साथ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जीवन की सच्चाई को देखना पड़ेगा। और ये प्रयोग जब मैं करता गया दोस्तों, तो रिजेंटमेंट के दो पार्ट मेरे सामने में रखा गया कि यार कौन से लोग हैं, ये लोग हैं जिनके ऊपर तू नाराज है। नाराजगी के कारण क्या है? साले इन लोगों ने तेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। कारण जायज है कि हाँ जायज है, क्योंकि इन्होंने तेरे साथ गलत किया और इसलिए तू गुस्से में है। लेकिन ये गुस्से में रहने से तेरे नैसर्गिक प्रवृत्ति में से कौन से प्रवृत्ति के ऊपर में आघात हुआ? अरे यार कैसी बात कर रहा है, मैं अजय भाई हूँ, अजय भाई होने के बाद में वो साले अभय ने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मेरा भी तो आत्मसम्मान है, मुझे उसको बोलने का क्या हक बनता है? मैं अपना समर्थन करते गया। लेकिन रिजेंटमेंट पार्ट 2 उसके अंदर में मेरे सामने में रखा गया, चल अभय ने तेरे साथ गलत किया और उसके ये कारण थे जो तूने लिखे, और उसके वजह से तेरी नैसर्गिक प्रवृत्ति में से इस प्रवृत्ति के ऊपर इस प्रकार का आघात हुआ और तेरा समर्थन है, तेरा सबमिशन है कि यार बराबर है, ये ऐसा किया करके मैंने ऐसा किया। भाई तूने कैसा किया? तूने कैसे किया? क्या व्यवहार किया अभय के साथ, शशिधर के साथ कैसा व्यवहार किया? और ये नहीं करते हुए तूने कौन सी अवस्था में को हैंडल करना चाहिए था? यहां मेरी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैं कैसा सही हूं ये दिखाने की जगह पे मैं कहाँ गलत हूं, मेरा आत्म संशोधन, मेरे जात का आत्म संशोधन करके मुझे मेरी जात को पहचानना था। और जब ये परिस्थिति मेरे सामने में मार्गदर्शक ने मेरे सामने में रखा, मेरी फटके हाथ में आ गई। लेकिन दोस्तों कोशिश करने का दर्द या कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा, इस सजा से मुक्ति चाहता हूं, आजादी चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, आत्म शांति चाहता हूं, तो करना पड़ेगा। और नहीं करता हूं तो भोगना भी पड़ेगा। ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में ये जो रुकावटें हैं, ये रुकावटों को, इन कारणों को, इन परिस्थितियों को जानना ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पूर्वजों ने ये लिख के रखा है कि हाँ उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता जो हमारे बताए गए रास्ते पर चलकर कार्यक्रम के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते या ऐसा करना ही नहीं चाहते। खुद का अहंकार यहाँ बोलते रहता है, अरे ऐसा कैसा, क्यों देखूं यार, मैं तो ठीक ठाक हूं, दारू नहीं पीता हूं, तो घर के लोग भी बोलते हैं। ये जो मेरे खुद का समर्थन करने वाली बात थी, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी सामने में आ गया कि अरे अजय, तेरे जीवन की वास्तविकता जो तू समझ रहा है वो नहीं है, ये है तेरे जीवन की वास्तविकता। दूसरा मेरा आत्म संशोधन मेरे स्पॉन्सर ने मेरी लैंगिकता के रूप में रखा, तीसरा डर के रूप में रखा, और चौथा मैंने किन लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार से मेरा आत्म संशोधन मुझे मेरा आईना दिखाने का काम इस आत्म संशोधन ने, आत्मिक आईना दिखाने का काम इस आत्म संशोधन के चौथे कदम ने मेरे सामने रखा। निडर होकर अपने आत्म जीवन की छानबीन की, निडर होकर देख ले तेरे अंदर में डर कितना समाया हुआ है, देख ले तेरे जीवन की सच्चाई है, तू काला है कि नीला है, जैसे आईना बताता है वैसे अंदर से इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, ये जो तेरे कारण है, ये कारणों को तुझे देखना पड़ेगा। और अगर तू नहीं देखना चाहता अजय और हमेशा पलायनवाद की भूमिका रखता है, तो हो सकता है दुनिया की नजर में तू 7 साल 8 साल 10 साल 20 साल 25 साल निकाल भी ले, लेकिन खुद के नजर में जब खुद के साथ में खुद को जवाब देने का मौका आएगा, तब तुझे अंदर से लगेगा यार समंदर में रह के भी तू प्यासा रहा। मेरे फेलोशिप में एक 25 साल के मेंबर ने बोला था, 25 साल का मेडल लेते टाइम पे, कि मेरे माध्यम से हजारों लोग इस कार्यक्रम तक के पहुंचे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ में आज मैं कहता हूं
कि कुछ लोग टिके, कुछ लोग निकल गए, लेकिन मैंने खुद को कार्यक्रम नहीं दिया। ये बात मेरे को ये आइडेंटिफाई कराता है कि यार समंदर में रह के अगर तू प्यासा है तो उसका कारण समंदर नहीं है, तू है, तेरे 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 अहम की भावना है। और देखा दोस्तों कि क्या निकला उसमें से, उस संशोधन में से क्या निकला, उसका 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 प्रोडक्ट क्या था। देखा मैंने कि अजय है कैसा, वास्तविक कैसा है। क्रोधी है, आक्रामक है, उदासीन है, भयभीत है, दलीलबाज है, पलायनवादी है, विरोधाभासी है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, लोगों के ऊपर में प्रभुत्व करना चाहता है, लेकिन अंदर से कायर भी है, निंदाखोर है, दाम्भिकता से भरा हुआ है, अति संवेदनशील है, उतावलापन मेरे अंदर में भरा हुआ है, तार्किक है, वासना से भरा हुआ है, झूठा है, कंजूस है, शर्मिला है, स्वार्थी है, और एम्बिशियस है, संपूर्णता का आग्रही है। ऐसे एक नहीं हजारों प्रकार के मेरे दोष, मेरे चरित्र के दोष मेरे सामने में चौथा कदम और पांचवें कदम के माध्यम से मेरे स्पॉन्सर ने इस बिग बुक की सहायता से मेरे सामने में एक ढेर लगाया। देख अजय, ये तेरी वास्तविकता है। और जैसे ट्रेन में जाता है तो ट्रेन में जाते टाइम पे तेरा लगेज रखने के लिए वहां बैरिक लगे हुए होते हैं। अगर वो लगेज तू बैरेज में रखता है तो तू पूरे सफर का, यात्रा का आनंद ले सकता है। लेकिन तेरे जैसा मूर्ख आदमी पूरा सफर करना तो चाहता है, कंफर्ट भी लेना चाहता है, लेकिन सर के ऊपर में बोझा लेके ढोता है और बोलता है कि यार मैं अभागा कैसे हूं। अरे भाई, वो बैरक लगे हुए हैं, उस बैरक के अंदर में ये रख, ये जो सामान जो सर के ऊपर में लेके बैठा है, इसके वजह से तू यात्रा सही नहीं कर पा रहा है। कोई सजेशन देता है, मैं अपना बताता हूँ यार, मेरा सामान चोरी गया तो भैया कोशिश करने का दर्द या कोशिश नहीं करने की निश्चित सजा। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, इस बिग बुक के द्वारा, इस ईश्वरीय योजना के द्वारा मुझे मेरी सच्चाई का आमना सामना करना पड़ा। छठवां और सातवां कदम मेरे सामने में रखा गया कि यार तू उम्र से बढ़ गया, 40 साल की उम्र हो गई, लेकिन साला तेरा दिमाग देख, बचपने जैसी हरकतें हैं। जैसे वो बच्चा चांद को देख के बोलता है कि वो चांद मुझे चाहिए। वास्तविकता क्या चांद को लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो ये जो तेरे स्वभाव के चरित्र के दोष है, इन दोषों के साथ में इनको चिपक के रहेगा तो निर्णय तेरा है। चांद तो मिलना है नहीं, स्वीकार कर ले। तो यहाँ बच्चा और मैच्योर इंसान, परिपक्व आदमी, इसके दोनों के बीच का फर्क मेरे सामने में छठवें और सातवें कदम ने रखा कि ये इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम नहीं है। क्या कर लेगा अल्कोहलिक एनोनिमस में बड़ी बड़ी शेयरिंग करके, अजय भाई करके 10 लोग नंबर लेके क्या हासिल कर लेगा। यहाँ अप्लाई कम और सप्लाई ज्यादा करने से उन लोगों का फायदा तो नहीं होगा, तेरा तो नुकसान ही नुकसान होगा। क्योंकि अपने आप को जब देखेगा तू, तो तुझे समझ में आएगा तू कहाँ खड़ा है। तो यहाँ इमेज बिल्डिंग के पीछे मत लगे, यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है। क्योंकि चरित्र के अंदर में जो दोष है, जो तेरे आजादी को छीन रहे हैं, तेरे आनंद से तुझे वंचित कर रहे हैं, तेरे चित्त शांति से वंचित कर रहे हैं, और इनको तू पाना चाहता है तो मैच्योर्ड बनना पड़ेगा। तू नहीं कर सकता, ये तूने पहले ही मान्य कर लिया। कोई तो भी कर सकता है, वो भी तूने मान्य कर लिया, और उसको करने देना है, ये भी तूने मान्य कर लिया। अगर ये तीन धारणा तेरे साथ में जुड़ी हुई है तो छठवां और सातवां कदम मुझे मेरा बचपने से दूर हटा के मुझे मैच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं। और दोस्तों, आठवां और नौवां कदम मेरे सामने में मेरे पूर्वजों के द्वारा बताई गई जो उपाय योजना थी, उस उपाय योजना के अंदर में क्लियर और कट भाषा में बात रखी गई थी कि यार ये सर के ऊपर बोझा लेके तुझे नहीं चलना है, नहीं चलना है, नहीं चलना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू अमेंड्स करने के चक्कर में किसी और को आहत पहुंचाए और किसी को नुकसान पहुंचाए। तो उसका क्या तरीका अल्कोहलिक एनोनिमस को समझ में आया, वो उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसकी सिस्टम क्या होना चाहिए, ये बताने का प्रयास यहाँ आठवां और नौवां कदम मेरे सामने में मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से रखा गया। और दोस्तों, जब ये हिम्मत नहीं हो रही थी, अहंकार बीच में आ रहा था, रावण को हर साल जलाया जाता है,
45-40 साल की उम्र हो गई, 47 साल में 47 बार रावण जल चुका है, लेकिन 48वें साल में देखूंगा तो फिर से रावण आएगा। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने भी मेरे लिए यही रखा है कि ईगो डिफ्लेक्शन करने के लिए तुझे तेरी हार को स्वीकार करना पड़ेगा, और हार को अगर स्वीकार करता है तो यहाँ से तेरी जीत शुरू होती है। आजादी, आनंद और आत्म शांति जो बिल के जीवन में महसूस हुआ, जो बॉब के जीवन में महसूस हुआ, वो तुझे भी महसूस होगा। एक चौड़ी सड़क और उस चौड़ी सड़क के ऊपर के सड़क के अंदर में ईश्वर के साथ में जा रहा है, इसकी अनुभूति होगी। लेना चाहता है जो भौतिकता में तेरे को नहीं मिल सकी, लाखों मिल गए, करोड़ों मिल गए, लेकिन कहाँ मिली तेरे पास? है क्या खुशी? नहीं है। तो जो चाहता है वो अगर तुझे चाहिए तो ये करना पड़ेगा। फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, कृति बिना श्रद्धा ही मृत आहे। और यहाँ कृति जब मैं करता हूँ और मैंने करने की कोशिश की तो उसके परिणाम भी मेरे सामने में ऊपर वाले ने दिया। एक टेक्निक मेरे सामने में आया कि कैसे हैंडल करना, कैसे करना, इसका टेक्निक मेरे सामने में आते गया, मैं करते गया और वो आते गए। और पूरी जिम्मेदारी के साथ में मेरे पूर्वजों ने बोला कि अगर हम मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित रह जाएंगे। प्रॉमिस किया, गारंटी के साथ बोला, ये अनुभव की बात है, ये अनुभूति तुझे मिलेगी, तुझे बहुत बताते नहीं आएगा, अल्लाह लोगों को समझ में आएगी, लेकिन तुझे समझ में आएगा कि तुझे क्या मिल रहा है। अगर हम मेहनती है तो आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे। ये अचंभा क्या है, ये करने के बाद में मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। मेरे स्पॉन्सर ने बोला और जब मैंने किया मुझे समझ में आया। प्रॉमिस ने बोला हम अपने अंतर ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी, जिनके वजह से सब कुछ है जीवन में लेकिन उसके बावजूद अधूरापन है, पावरलेसनेस है, वो पावरलेस हम अपने अंतर ज्ञान के सहारे, कोई बाहर से फोटो से निकल के, मूर्ति से निकल के, स्पॉन्सर आके नहीं बताएगा। हम अपने अंतर ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी, उनका सामना कैसे किया जाए। पहले संघर्ष करता था, अब सामना कैसे किया जाए। तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। इसका वास्तविक मीनिंग क्या है, ये तेरे जीवन के अंदर में उस ईश्वरीय योजना के तहत तुझे फल मिलते रहेगा। और 10वां कदम ने मुझे बताया, ये जो 4 से लेकर 9 तक की का तूने टेक्निक किया, इसको समझने की कोशिश की, इसको अप्लाई करने की कोशिश की, ये अप्लाई करने के बाद में, सप्लाई बाद में करना रे, अब दैनंदिन जीवन के अंदर में, दैनंदिन जीवन के अंदर में, क्योंकि कपटी है, रहस्यमयी है, तो ये दैनंदिन जीवन के अंदर में तुझे ये चेक करते रहना पड़ेगा कि तू कहाँ है, क्योंकि बंदर की औलाद है, शेपुट नहीं है, लेकिन ये शेपुट कब निकल रही है इसके तरफ तुझे ध्यान देना पड़ेगा। ये शेपुट निकलती दिखेगी। 45 साल का अनुभव क्या बोलता है कि हर साल रावण को मारा गया, लेकिन 48वें साल में फिर से रावण को जलाया जाएगा। तो उसका पुनर्जन्म अगर होता है तो तेरे अंदर में भी बसा हुआ जो रावण है, उस रावण के ऊपर में तीक्ष्ण नजर से तुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये रावण कहाँ कहाँ गड़बड़ करता है। दारू किंवा देव। अल्कोहलिक एनोनिमस के पास में दो ही विषय है बात करने के लिए, या तो दारू है और या फिर दारू से दूर होके अच्छा जीवन जीना चाहता है तो देव है। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन है 11वां कदम, कि अब जो लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा था, शक्ति की कमी तेरी जो दुविधा थी, उस दुविधा को जब तू इस मैकेनिज्म के साथ में जुड़ के अपने जीवन की बागडोर को ठीक ठाक करने की कोशिश करते रहेगा, तो प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, प्रार्थना जो मैं उससे बात करता हूं, ध्यान जब वो मुझसे बात करता है, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से अपना सचेत संपर्क बनाया। क्योंकि प्रॉब्लम मैं हूं, सॉल्यूशन वो है, इसलिए संपर्क उससे इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन नहीं है तो मैं आधा अधूरा हूं, और मैं आधा अधूरा हूं तो मैं आजाद नहीं हूं, मैं आनंद से नहीं हूं, मैं चित्त शांति से वंचित हूं। तो इसलिए कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध बढ़ाया, और इतनी ही प्रार्थना की कि वह हमें सीधा सरल मार्ग दिखाकर उस पर चलने की शक्ति दे, पावर दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और वो देता है।
जब तू उसका काम करता है, जब तू उसका काम करता है, इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके ये सब ये करेगा, ये मिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी, तू महसूस करेगा। आजादी क्या है, आनंद क्या है, आत्म शांति क्या है, इन सब कदमों के परिणाम, उसका जो प्रोडक्ट है वो है आजादी, आनंद और आत्म शांति। ये जो प्रोडक्ट तुझे मिलेगा, ये प्रोडक्ट तू अपने तक के रखना चाहता है तो इसको तुझे दूसरे की तरफ देना पड़ेगा। इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करके यही मार्ग, कौन सा मार्ग? हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए गए मार्ग पर चलकर, रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। ये मार्ग जो तू अनुभव कर रहा है वो तुझे देना पड़ेगा। तुझे अपना कार्यक्रम नहीं देना है, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम देना है, जिम्मेदारी के साथ में देना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुझे दी गई है। तेरे घर का कार्यक्रम नहीं अगर तू बताएगा तो नहीं चलेगा, अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बताएगा तो। तथा जीवन के सभी क्षेत्र में इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते रहे। यहाँ खत्म नहीं हुआ, सप्लाई करते टाइम पे भी इस हमेशा इस बात की जानियो, इस बात की जिम्मेदारी तुझे रखना पड़ेगा कि क्या तू जीवन के सभी क्षेत्र में इन सिद्धांतों के ऊपर में चलने की कोशिश करता है। अगर तू करता है तो तू ईश्वर का चुना हुआ ग्रेसफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक है, रिकवर्ड अल्कोहलिक है। इसकी अनुभूति तुझे होगी और केवल तुझे ही होगी। और इसीलिए उस ईश्वर ने इस भीड़ से निकाल के, इस दुनियादारी के भीड़ से निकाल के तुझे ये मौका दिया कि ले अजय, तेरे लिए ये जिम्मेदारी दे रहा हूं, इसका तू काम कर। हमारे सुनील भाई, इन्होंने आज मध्य मुक्ति का 2 वर्ष का सफर पूरा किया है। मैं मेरे ईश्वर से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस नए मार्ग पर, इस सेरेनिटी के मार्ग पर वो भी आगे कदम बढ़ाए, हम लोगों के साथ में चले, हम लोगों को मार्गदर्शन करे, हम लोगों को हिम्मत दे, हौसला दे, और ये सफर और सुहाना हो, और सुहाना हो, और सुहाना हो। अनामिक मध्यपी ने मुझे मौका दिया। अभय भाई का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे दोबारा उन्होंने मौका दिया। आप सभी भाइयों ने मुझे सुना, उसके लिए उस ईश्वर का और आप उपस्थित सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।